तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नए चैप्टर की। जैसा कि आप लोग ओपनिंग पोल में बहुत लोगों ने पोलिंग की और मेजॉरिटी के हिसाब से देखा गया है कि कॉलम और स्ट्रक्स चैप्टर को स्टार्ट करने की विनती की गई। कॉलम एंड स्ट्रक्स करके आपके चैप्टर जो है उसमें कॉलम क्या है और स्ट्रक्स क्या है, इसमें अंतर होता है। मान लीजिए आपके पास कोई ऐसी मशीन के कलपुर्जे हैं जिसमें बहुत सारे मैकेनिज़्म यूज़ किए गए हैं, क्योंकि मशीन कुछ ना कुछ मैकेनिज़्म पे काम करती है और इन मैकेनिज़्म को चलाने के लिए बहुत सारे ऐसे पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है जो उनको आसानी से हिंज पोजीशन पे या फिक्स पोजीशन पे घुमाया जा सके। तो ऐसे उन पार्ट्सों को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स, उस मशीन्स के एलिमेंट्स या उसके मेंबर्स बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो मेंबर्स होते हैं ये इन्हीं को कैटेगराइज़ किया गया है। इन्हीं मेंबर्स को हम लोग 3 पार्ट में कैटेगराइज़ किया गया है। पहला होता है कंप्रेशन ब्लॉक। ठीक है। पहले जो मेंबर होते हैं उसको कैटेगराइज करने पे पहला निकल के आता है कंप्रेशन ब्लॉक। ये कंप्रेशन ब्लॉक होता है। नेक्स्ट आता है कॉलम, जो कि आपको चैप्टर में पढ़ना है। तीसरा आता है स्ट्रट्स। अब जो आपके जो पॉलिटेक्निक में आपने दिया हुआ है चैप्टर के नेम, उसमें स्ट्रट्स नहीं बोला है, सिर्फ कॉलम बोला है। तो कॉलम और स्ट्रट में एक माइन्यूट सा अंतर होता है, उसको हम लोग आगे समझेंगे क्या अंतर होता है। तो ये 3 मेंबर्स जो होते हैं इन्हीं को कैटेगराइज करके ये कॉलम और स्ट्रट्स और कंप्रेशन ब्लॉक के रूप में कैटेगराइज किया गया है। अब ऐसे कंप्रेशन ब्लॉक्स जिनकी लेंथ और जो डाया होती है, लेंथ और डायमीटर का जो रेशियो होता है, अगर वो 30 से कम हुआ, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि दे आर शॉर्ट कॉलम्स। वो शॉर्ट कॉलम की कैटेगरी में कैटेगराइज होते हैं। वही अगर लेंथ और डायमीटर का जो रेशियो होता है वो ग्रेटर देन 30 हुआ, मतलब 30 से बड़ा हुआ, तो उसे हम बोलते हैं दे आर लॉन्ग कॉलम्स। ठीक है। कंप्रेशन ब्लॉक्स की पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। कंप्रेशन ब्लॉक्स में जो लोड लगता है वो कंप्रेसिव लोड लगता है, इसलिए इसका नाम कंप्रेशन ब्लॉक पड़ा है। ठीक है। इसमें हमेशा कंप्रेसिव लोड ही एक्ट करेगा, इसलिए इसको कंप्रेसिव ब्लॉक बोला गया है। वही कॉलम की स्थिति में बात करें तो कॉलम पे हमेशा वर्टिकल एक्सियल लोड लगता है, मतलब उसके एक्सिस से हुई जो लोड लगता है वो कंप्रेसिव एक्सियल लोड लगता है। ठीक है। और वो भी कंप्रेसिव नेचर का ही होता है, बट वो वर्टिकल पोजीशन पर रहता है। और कॉलम पे हमेशा सदैव जो होता है वो एक्सियल कंप्रेसिव लोड ही एक्ट करता है या इसेंट्रिक लोड। ये हो गया कॉलम का एक्सियल कंप्रेसिव लोड। इसेंट्रिक लोड, मान लीजिए कोई कॉलम था, इससे हटके थोड़ा सा दूर हटके यहाँ पे किसी एक इसेंट्रिसिटी पे किसी एक उस पर लोड लग रहा है, तो उसे हम बोलते हैं कि ये उसका इसेंट्रिक लोड है। मतलब एक्सिस से थोड़ा सा हटके अगर लोड एक्ट कर रहा है तो उसे हम लोग इसेंट्रिक लोड में बात करेंगे। इसमें कॉलम में हम कभी भी टेंसाइल फोर्स नहीं एक्ट करेगा। ठीक है। टेंसाइल फोर्स कभी भी एक्ट नहीं करेगा, हमेशा कंप्रेसिव लोड ही एक्ट करेगा कॉलम में, और हमेशा वर्टिकल पोजीशन पे एक्ट करेगा, एक्सिस के अबाउट, एक्सिस के अलोंग। तो कॉलम को हम लोग अगर डेफिनेशन के रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ए कॉलम इज ए लॉन्ग वर्टिकल मेंबर्स सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल कंप्रेसिव लोड और इसेंट्रिक लोड एंड इट इज़ फिक्स्ड रिजिडली और हिंज्ड और पिन जॉइंट एट वन एंड और बोथ एंड। अभी हम लोग बात करेंगे एंड कंडीशंस के बारे में। अलग अलग एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग कॉलम्स को अलग अलग कैटेगराइज या क्लासीफाई किया गया है। तो मेनली आपको याद रखना है कि कॉलम में हमेशा वर्टिकल एक्सियल लोड लगेगा, कभी भी टेंसाइल लोड नहीं एक्ट करेगा। ठीक है। और हमेशा वर्टिकल पोजीशन पे ही कॉलम रहेगी। वही स्ट्रट की अगर बात करें तो स्ट्रट्स जो मेंबर्स होते हैं उनमें वर्टिकल पोजीशन को छोड़ के कोई भी और पोजीशन पे अगर लोड एक्ट कर रहा है तो उसे हम लोग स्ट्रट्स बोलेंगे। मतलब इसमें जो मेंबर की पोजीशन होती है
वो वर्टिकल पोजीशन को छोड़ के और जितने भी डायरेक्शंस होते हैं उसमें एक्सेली कंप्रेसिव लोड एक्ट करता है। एक्सेली अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है तो एक्सेली एक्ट करेगा, अगर किसी इंक्लाइन पोजीशन पे तो एक्सेली एक्ट करेगा, बट वर्टिकल पोजीशन पे नहीं होगा। स्ट्रट्स कभी भी हमेशा कभी भी वर्टिकल पोजीशन पे नहीं काम करेगा, उसमें वर्टिकल पोजीशन की गुंजाइश ही नहीं है। बट वही कॉलम में जो लोड लगता है वो हमेशा वर्टिकल, ऑलवेज वर्टिकल होना चाहिए, और इसमें वर्टिकल को नहीं एक्ट नहीं किया जाता है। तो ये तो हो गया मेरा एक छोटा सा सिंप्लीफिकेशन, एक इंट्रोडक्शन कि क्या पढ़ना है आपको, कंप्रेसर ब्लॉक क्या होता है, कॉलम क्या होता है, और स्ट्रट्स क्या होते हैं। अगर स्ट्रट्स को डिफाइन करना हुआ तो स्ट्रट्स को भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ अ बार और मेंबर इन एनी पोजीशन अदर देन वर्टिकल subjected to only compressive load and fixed rigidly on one end और one end fixed end। ठीक है, तो इसमें जो लोड एक्ट करता है, यहाँ पे जो कॉलम पोजीशन पे जो लोड एक्ट करता है वो क्या होता है, कंप्रेसिव लोड एक्ट करता है। ठीक है, और इसेंट्रिक लोड एक्ट करता है। इसेंट्रिक मतलब किसी एक उसके एक्सिस से इसेंट्रिक लोड, ठीक है, उसके एक्सिस से थोड़ा सा दूर पर हट के लोड एक्ट करता है। बट स्ट्रट्स में क्या होता है, स्ट्रट्स में हमेशा कंप्रेसिव लोड ही एक्ट करेगा। तो 2-3 पॉइंट्स हैं, इसमें पोजीशन वर्टिकल होती है ऑलवेज, इसमें वर्टिकल को छोड़ के सारी पोजीशंस होती हैं स्ट्रट्स में। इसमें कंप्रेसिव लोड, एक्सियल कंप्रेसिव लोड और एक्सियल इसेंट्रिक लोड एक्ट करता है, और यहाँ पे क्या होता है, एक्सियल ओनली कंप्रेसिव लोड एक्ट करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट। अब इसी में आता है फेलियर ऑफ मेंबर्स, कि मेंबर फेल्स कैसे करते हैं। जो मेंबर्स हैं ये मेंबर फेल कैसे करते हैं। तो मेंबर फेल करने के मेनली 2 ही रीज़न है, क्योंकि अगर कोई लोड एक्ट कर रहा होगा किसी वर्टिकल पोजीशन पे, ठीक है, कंप्रेसिव लोड, और एक्सेल पोजीशन पे एक्ट कर रहा होगा, तो इसके 2 ही चांसेस बन सकते हैं। या तो वो मेंबर उस कंप्रेसिव लोड के कारण क्रश हो जाए, दब जाए, ठीक है, या तो उसका बकलिंग हो जाए। बकलिंग मतलब मान लीजिए कोई पोजीशन ऐसे थी और वो लोड के कारण आफ्टर अप्लाइंग लोड वो उसकी पोजीशन में चेंज आ गया, ये इस प्रकार से ये बकल हो गया अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, जो भी बकल हो गया, ठीक है, बहकाव आ गया उसके अंदर। तो फेलियर होने के 2 ही कारण हैं, या तो क्रश हो जाए या तो बकल हो जाए। ठीक है, तो यही 2 पोजीशन में होते हैं। ये जो होता है क्रशिंग जो होता है ये डायरेक्टली कंप्रेसिव लोड की कैटेगरी में आता है। मतलब इसमें क्या होता है क्रशिंग में कि जब भी कंप्रेसिव लोड एक्ट करता है तो हर जैसे जैसे लोड बढ़ता है उसके अंदर ऐसे ऐसे स्ट्रेसेस भी जनरेट होते हैं, क्रशिंग स्ट्रेस जनरेट होते हैं, और वही जो क्रशिंग स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है वो हर मटेरियल की, क्योंकि ये कॉलम जो होगा किसी न किसी मटेरियल का बना होगा, तो जो क्रशिंग स्ट्रेस जनरेट हो रहा है इस फोर्स एक्सियल कंप्रेसिव लोड लगने के कारण, ये जो क्रशिंग स्ट्रेस जनरेट हो रहा है इसकी वैल्यू अगर मटेरियल के डायरेक्ट स्ट्रेस या क्रशिंग स्ट्रेस या क्रशिंग लोड मटेरियल का होना चाहिए, ठीक है, मटेरियल क्रशिंग लोड के बराबर अगर आ जाती है तो जो भी कॉलम होता है वो मेरा क्रश फेलियर आ जाता है, मतलब उसके अंदर वो क्रशिंग हो जाती है उसकी। ठीक है, कब होता है, कब, जब मटेरियल का जो डायरेक्ट स्ट्रेस होता है वो इसके कॉलम के क्रशिंग स्ट्रेस की वैल्यू के बराबर आ जाता है। उस कंडीशन पे जो मेरी डायरेक्ट जो फेलियर होता है उसे हम लोग क्रशिंग फेलियर का नाम देते हैं। वही अगर बकलिंग स्ट्रेस की बात की जाए, बकलिंग कब होता है, बकलिंग लंबे कॉलम पे होता है। अगर कोई कॉलम लंबा है, क्रशिंग जो होगी वो ज़्यादातर शॉर्ट कॉलम या मीडियम कॉलम पे होती है। ठीक है, मीडियम कॉलम या शॉर्ट कॉलम में हमेशा क्रशिंग ही फेलियर करे होगा, क्रशिंग फेलियर ही होगा। बट बकलिंग जो होता है वो लॉन्ग कॉलम पे होता है। कॉलम मेरा लंबा है, लोड मेरा एक्सियल कंप्रेसिव लग रहा है, लोड की वैल्यू जब भी कंप्रेसिव लोड लगेगा उसकी जो स्ट्रेस जनरेट होगी, अगर उसकी पोजीशन उससे अपने जो पदार्थ में उत्पन्न हुआ जो प्रतिबल है उसके क्रशिंग स्ट्रेस से कम हो जाती है, ठीक है, तो उस पोजीशन पे, उस कंडीशंस पे हमेशा आपका बकलिंग फैक्टर, बकलिंग लोड या बकलिंग फेलियर एक्ट करता है। अब
जो मिनिमम पोजीशन होती है जिसके कारण बकलिंग फेल्योर हो रहा है, या मिनिमम जो लोड होता है जिसके कारण क्रशिंग हो जा रही है, उन्हीं लोड्स को हम लोग क्रशिंग लोड कहते हैं। और उन्हीं लोड को जिसके कारण बकलिंग फेल्योर हो जा रहा है, उन्हीं लोड्स को हम लोग बकलिंग लोड भी कहते हैं। तो क्रशिंग लोड को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इस प्रकार से, क्या कि जब कम लंबाई का सदस्य पर संपीड़न बल उत्पन्न होता है, ठीक है, उत्पन्न हुआ, और उत्पन्न होने के बाद जब भी लोड लगेगा, उत्पन्न होने के बाद एक प्रतिबल जनरेट होगा, ठीक है, जो बल के अनुरूप बढ़ता रहता है, और अंत में एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि उस सदस्य में उत्पन्न जो प्रतिबल होता है वो पदार्थ के क्रशिंग प्रतिबल के मान के बराबर हो जाता है। बताया गया था कि जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है उसकी वैल्यू अगर मटेरियल की, क्योंकि हर मटेरियल की अलग अलग कैपेसिटी होती है लोड बेयर करने की, उस मटेरियल लोड बेयरिंग कैपेसिटी के स्ट्रेस के बराबर हो जाती है, जो लोड लगाया जा रहा है क्रशिंग स्ट्रेस अगर उसके बराबर हो जाती है, तो इस भार को हम लोग कहते हैं, उसे हम लोग क्रशिंग लोड कहते हैं, ठीक है, जिसके कारण वो दब के कुचल जाता है। दब कर कुचलना ही क्रशिंग लोड कहलाएगा, मिनिमम लोड वही होता है। इसी प्रकार से बकलिंग की अगर बात करें तो बकलिंग उन सदस्यों की होती है जिनकी लंबाई लंबे कॉलम होते हैं, जिनकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, मतलब उनके जो आपको कैटेगराइज किया गया था, ये लेंथ और डायमीटर का जो रेशियो होता है वो 30 से अगर बड़ा होता है उसे हम लोग लॉन्ग कॉलम कहते हैं। तो ऐसे सदस्य जिनकी लंबाई लॉन्ग कॉलम की भांति होती है, उन पर संपीड़न भार लगने से वह अपने प्रारंभिक स्थिति से किसी एक दिशा में हट जाता है, ठीक है, ये देखिए किसी एक दिशा में हट जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो विस्थापन होता है उसी को हम लोग बहकाव कहते हैं, और इसी बहकाव को हम लोग बकलिंग कहते हैं, ठीक है, या तो बहकाव की यही है या बकलिंग की यही है। अब ये बहकाव या बकलिंग जो होता है वो किस डायरेक्शन में होता है, वो डिपेंड करता है कि उस कॉलम में कहाँ किस दिशा में स्ट्रेंथ या स्टिफनेस कम है, उधरी हम लोग की बकलिंग होगी, ठीक है। तो बकलिंग कहाँ पे होगी, यह जो स्थिति होती है वो पदार्थ पे उत्पन्न हुआ प्रतिबल जो होता है उसके स्ट्रेस से कम होती है, ठीक है, जिसके कारण बकलिंग होती है। तो कॉलम की जो बहकाव होता है वह उसी दिशा में होता है जहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ या स्टिफनेस न्यूनतम होती है या मिनिमम होती है, उसी डायरेक्शन में बकलिंग होता है। लोड लगाए हम, कॉलम टेढ़ा हो गया, तो कॉलम टेढ़ा होने की जो डायरेक्शन होती है वो उसी डायरेक्शन पे होगी जहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ कम होगी। वो इधर भी हो सकती है, वो इधर भी हो सकती है, बकलिंग डिपेंड करता है कि स्टिफनेस कहाँ पे कम है। और जो मेन रीज़न होता है बकलिंग का जो मेन रीज़न है वो 2-4 रीज़न्स हो सकते हैं। जैसे कि पहला रीज़न ये हो सकता है कि कॉलम का जो पूर्ण रूप से सीधा ना होना, ठीक है, कॉलम जो है मेरा जो कॉलम बना हुआ है वर्टिकली सीधा एकदम ना हो, उसके कारण भी बकलिंग हो सकती है। क्योंकि आप देखते होंगे, आपका जब मकान ये बनता होगा तो उसमें जब भी बीम डाली जाती है जिसे हम लोग कॉलम बोल रहे हैं, ठीक है, कॉलम जो डाला जाता है, बीम अलग होता है, बीम पोजीशन हॉरिजॉन्टल हम लोग मानते हैं, बट कॉलम हमेशा वर्टिकल पोजीशन पर होता है। तो जो कॉलम डाला जाता है अगर वो सीधा ना हुआ तो आफ्टर कुछ समय के बाद उसके अंदर बकलनेस आ जाती है, मतलब वो बकलिंग करने लगता है, एक तरफ से बहक जाता है। तो कॉलम का सीधा ना होना भी उसका एक रीज़न है फेलियर होने का। दूसरा रूप है कि अच्छी भार ना लग पाना, जो एक्सियल फोर्स लग रहा था कॉलम पे वो पूर्ण रूप से ना लग रहा हो, वो किसी तरह बाट में बढ़ जाता होगा, इसेंट्रिक लोड के कारण बढ़ जा रहा होगा, या वो भी मतलब जो कंप्रेसिव लोड लग रहा है वो पूर्ण रूप से उस कॉलम पे ना लग रहा हो, ये भी एक कारण हो सकता है बकलिंग का। दूसरा कारण हो सकता है कि जो ये क्रॉस सेक्शन है इस कॉलम का क्रॉस सेक्शन हो सकता है समान ना हो, समान मतलब होमोजीनियस ना हो, यूनिफॉर्म ना हो क्रॉस सेक्शन, कहीं पे एरिया कम हो, कहीं पे एरिया ज़्यादा हो, ठीक है, ये भी एक रीज़न हो सकता है। प्लस कॉलम में जो भी मटेरियल यूज़ किया गया है उनकी डेंसिटी भी एक फैक्टर हो सकता है कि उनकी डेंसिटी समान ना हो, ठीक है। तो डेंसिटी और जो कॉलम का क्रॉस सेक्शन है वो भी एक पार्ट कैटेगराइज कर सकता है कि हाँ ऐसे, ये भी एक कारण है कि बकल हो जाता है। दूसरा है
दूसरा कॉलम आप मान लीजिए कि मटेरियल होमोजीनियस नहीं है, ठीक है, होमोजीनियस मटेरियल नहीं है, ठीक है। तो ये 4 रीज़न हैं जिसके कारण हम लोग मान सकते हैं कि हम लोग की जो कॉलम होता है वो बकल हो जाता है। मेनली जो आपको पढ़ना है कॉलम में ही, स्ट्रट्स तो आपके मेरे ख्याल से सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, बट कॉलम में ही 2 प्रकार के फेल्योर हैं, एक क्रशिंग फेल्योर है, एक बकलिंग फेल्योर है। क्रशिंग फेल्योर तो डायरेक्टली होता है, ये डायरेक्टली कंप्रेसिव लोड के कारण उत्पन्न होता है, कुचल दिया जाता है। तो इसकी जो थ्योरी है वो कम ही है एज़ कम्पेयर टू दिस। बकलिंग हम लोग को ज़्यादातर पढ़ना है कि बकलिंग होता क्यों है, रीज़न क्या है और कैसे सुधारा जा सकता है, कौन कौन से फॉर्मूला हैं। 2 फॉर्मूला जनरेट हुआ है, एक आयलर्स का फॉर्मूला जनरेट हुआ है और एक रंकाइन गॉर्डन फॉर्मूला जनरेट हुआ है। इन्हीं बकाव को मिनिमाइज़ करने के लिए हम लोगों ने 2 फॉर्मूला दिया है। तो जो आयलर का फॉर्मूला होता है वो मेनली जो होता है वो बकलिंग को रिड्यूस करने के लिए कैलकुलेशन एक एनालिटिकल मेथड है जिसके थ्रू हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि क्रशिंग लोड कितना होगा या क्रशिंग लोड कितना कम किया जाए। वो सब चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो मेनली ये 4 रीज़न्स हैं। कौन कौन से रीज़न्स हैं? पहला रीज़न है कि कॉलम का पूर्ण रूप से सीधा ना होना, ये भी एक रीज़न हो सकता है बकलिंग का। दूसरा रीज़न है पूर्ण रूप से अक्षीय भार न लग पाना, एक्सेल लोड नहीं लग पा रहा है पूर्ण रूप से। तीसरा है सभी स्थानों पर क्रॉस सेक्शन तथा डेंसिटी का समान ना होना, ठीक है। और चौथा है कि मटेरियल का होमोजीनियस ना होना। तो ये 4 रीज़न है बकलिंग के। नेक्स्ट आता है बकलिंग लोड, कि बकलिंग हो जाए, बकलिंग जिस लोड पे होता है उसे हम लोग उसका बकलिंग लोड या क्रिटिकल लोड कहते हैं। इसमें टर्म्स बहुत सारे हैं, एक ही चीज़ को अलग अलग नाम से बोला गया है, जैसे बकलिंग लोड बोला जाए या क्रिटिकल लोड बोला जाए, इन सब का वहाँ नाम एक ही है। तो आपको पेपर में ऐसे भी प्रकार से घुमाया जा सकता है कि आप पढ़ रहे हो हमेशा बकलिंग लोड और आके आ गया कि डिफाइन क्रिटिकल लोड। तो क्रिटिकल लोड को ही हम लोग बकलिंग लोड या क्रिटिकल लोड कहते हैं। तो नाम पे फोकस करने की ज़रूरत है क्योंकि अभी आएगा आगे बकलिंग लोड, ठीक है, क्रिपलिंग लोड, आइलर लोड, ये सब एक ही चीज़ है, सबका नाम एक ही है। तो आपको मेनली नेम पे फोकस करने की है कि दोनों का मतलब क्या है कहने का। अब बकलिंग लोड वह न्यूनतम भार होता है या न्यूनतम भार या बल पर कोई ऐसा कॉलम या सदस्य जब अपनी प्रारंभिक स्थिति से किसी एक दिशा में बहक जाता है तो वह उसका बहकाव भार या बकलिंग भार या क्रांतिक भार कहते हैं। अब देखिए इसका नाम अलग अलग है, उसे ही हम लोग बहकाव भार, उसे ही हम लोग बकलिंग भार और उसे हम लोग क्रांतिक भार बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोला गया, बकलिंग लोड किसे बोला गया? बकलिंग लोड वह न्यूनतम भार है जिस पर कॉलम पर अपनी प्रारंभिक स्थिति से किसी एक दिशा में बहक जाता है, मतलब वो न्यूनतम भार जिसके कारण कॉलम अपने पूर्व स्थिति से हल्का सा बहक जाता है, उस न्यूनतम भार को हम लोग बकलिंग भार या बहकाव भार या क्रांतिक भार कहते हैं। अब जो कॉलम की जो काट होती है, कॉलम की काट पे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है और उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो जाने वाली जो अक्ष रेखा होती है, जिस अक्ष रेखा पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होता है, कॉलम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जहाँ पे भी मिनिमम होता है कॉलम उसी अक्ष की ओर बहकता है, ठीक है। मान लीजिए आप लोगों ने भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे ख्याल से नहीं पढ़ा होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग एक्सिस पे अलग और होते हैं। अगर आप एक्स एक्सिस पे लेंगे तो उसे हम एक्सिस के थ्रू दिखाते हैं, वाई एक्सिस लेंगे तो आई वाई के थ्रू दिखाते हैं, और आई जेड होता है उसका जो कि उसका पोलर मॉडुलस होता है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। इसी के दो, जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ोगे उसी में 2 थ्योरम्स आते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो बकलिंग लोड आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो बहकाव हो रहा है उस दिशा में होता है, जैसे कि आगे आपको पढ़ाया गया कि जिधर स्टिफनेस की वैल्यू या स्ट्रेंथ कम होता है उधर बकलिंग हो जाती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि बकलिंग उसी एक्सिस पे होती है जिस एक्सिस पे जो क्रॉस सेक्शन होता है, और क्रॉस सेक्शन के थ्रू जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू होती है, जिस एक्सिस के थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकलता है,
उस एक्सिस के अलावा जो एक्सिस होती हैं जिसे हम लोग आई एक्सिस या आई वाई एक्सिस नाम दिए हैं, उनकी जिन एक्सिस पे मिनिमम वैल्यू निकलती है, ठीक है, जिधर भी मिनिमम वैल्यू निकलती है उधर की तरफ ही बहकाव होता है। क्योंकि मान लीजिए अगर आपसे अगर बात की जाए, मान लीजिए कि सिलेंडर है, ठीक है, अब इस सिलेंडर पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे इसके एक्सिस के थ्रू जो भी इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो भी वैल्यू जो भी एक्सिस निकल रहा होगा उस एक्सिस को हम लोग नाम देते हैं आई से जेड, क्योंकि इसका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ही होकर एक्सिस जा रही है, वो तो उस एक्सिस पे जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आती है उससे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। इसके अलावा, इस एक्सिस के अलावा इसके दो एक्सिस और होते हैं, एक आई एक्स होता है इसका और एक आई वाई वाई होता है। तो जिस भी एक्सिस पे आई एक्स पे या आई वाई वाई पे जिन भी इन दोनों इस एक्सिस के अलावा, इस पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अलावा इन दोनों एक्सिस पे जिसकी भी वैल्यू मिनिमम होती है, जिसकी भी वैल्यू मिनिमम होती है, लोड या कॉलम उसी एक्सिस के थ्रू के तरफ ही बहकता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कॉलम की काट के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जाने वाली जिस एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू न्यूनतम पाई जाती है, कॉलम उसी अक्ष की ओर बहक जाता है। दूसरा आता है रीज़न, दूसरा एक पॉइंट आता है इक्विवेलेंट लेंथ। इक्विवेलेंट लेंथ या समतुल्य लंबाई, समतुल्य लंबाई। दूसरा है इक्विवेलेंट लेंथ के अलावा के बाद एक और आता है इफेक्टिव लेंथ, ठीक है, इफेक्टिव लेंथ। या इसी इफेक्टिव लेंथ को हम लोग बोलते हैं एक्चुअल लेंथ या उसकी वास्तविक लंबाई। तो समतुल्य लंबाई और वास्तविक लंबाई दो चीज़ें आएंगी आपके पास, समतुल्य लंबाई और वास्तविक लंबाई। वास्तविक लंबाई क्या है, कॉलम की जो भी लेंथ होगी एक्चुअल लेंथ, उसे उसकी वास्तविक लंबाई या इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं। बट इक्विवेलेंट लेंथ अलग होती है। इक्विवेलेंट लेंथ क्या होती है कि जब भी किसी कॉलम पर बहकाव भार लगता है तो उसकी जितनी लंबाई में अपनी प्रारंभिक स्थिति से विक्षेपण मतलब डेविएशन होता है, या उसे कह सकते हैं डिफ्लेक्शन होता है, तो जो भी डिफ्लेक्शन होता है वही उस कॉलम की समतुल्य लंबाई कहलाती है। मतलब वो कितना डिफ्लेक्ट किया है, अपने प्रारंभिक स्थिति से कितना डिफ्लेक्ट किया है। मान लीजिए ये इसकी वास्तविक लंबाई थी कॉलम की, अब ये जब भी बहकाव हुआ, बकलिंग हुआ, तो इसके लंबाई में जो भी आया है परिवर्तन, जितना का भी परिवर्तन आया है वही उसकी इक्विवेलेंट लेंथ कहलाएगी, ठीक है। तो ये हो गई एक्चुअल लेंथ या इफेक्टिव लेंथ। और ये जो बहकाव आया है, जिसके कारण बहकाव आया है, बहकाव आने के कारण जितना भी डेविएशन हुआ है, डिफ्लेक्शन हुआ है, उसे हम लोग बोलते हैं इसकी क्या, समतुल्य लंबाई या इफेक्टिव इक्विवेलेंट लेंथ। अब जो इक्विवेलेंट लेंथ होती है उसे हम लोग हमेशा कैपिटल एल से निर्धारित दिखाते हैं। वही जो इफेक्टिव लेंथ होती है, जो एक्चुअल लेंथ उसे हम लोग स्मॉल एल से दिखाते हैं। तो कैपिटल एल से हमेशा इफेक्टिव लेंथ को दिखाएंगे और स्मॉल एल से हम लोग हमेशा किसको दिखाएंगे, एक्चुअल लेंथ को दिखाएंगे। अब इन्हीं दोनों इफेक्टिव लेंथ और एक्चुअल लेंथ, इन्हीं दोनों के रेशियो, इन्हीं दोनों का जो रिलेशन होता है, यही एक तरह से क्लासीफाई करने में, कॉलम को क्लासीफाई करने में बहुत अहम साबित होता है, क्योंकि आपका जो न्यूमेरिकल बनता है वो इसी पे डिपेंड करके बनता है, इक्विवेलेंट लेंथ और इफेक्टिव लेंथ। नेक्स्ट आता है लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन क्या बोलते हैं उसे तो ये लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, इसे हम लोग मेनली जो दिखाते हैं आई इज इक्वल्स टू ए के स्क्वायर से करके दिखाते हैं। ये लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन होता है, के से डिनोट करते हैं। कॉलम की काट की अक्षों पर न्यूनतम जड़त्व आघूर्ण, अर्थात क्या, वही चीज़ जो भी आपको बताया गया था कि जिस भी डायरेक्शन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होगा, बहकाव उसी डायरेक्शन में होता है, ठीक है। उसी की तरफ बात किया गया है कि इनकी जो आई एक्सेस या आई वाई जहाँ पे भी मिनिमम होगा, ये वेदर इट विल बी आई एक्सेस मिनिमम और आई वाई वाई मिनिमम, इनका कुछ भी हो सकता है, आई एक्सिस के अबाउट भी हो सकता है, एक्स वाई एक्सिस के अबाउट हो सकता है। जहाँ पे भी वैल्यू मिनिमम हो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तथा उसके जो एरिया होते हैं, कॉलम का जो एरिया होता है, उसके वर्गमूल के का जो रेशियो होता है, उसी को हम लोग लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं। तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि कॉलम की काट की अक्षों पर न्यूनतम जड़त्व आघूर्ण
और कॉलम की काट के क्षेत्रफल के अनुपात के वर्गमूल को न्यूनतम घूर्णन त्रिज्या कहते हैं। जैसे कि आपको बताया गया कि आई इक्वल्स टू ए के स्क्वायर होता है, तो के स्क्वायर इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम लोग आई बाई ए। ठीक है, अब ये आई क्या है, ये आई एक्स भी हो सकता है अगर इसमें मिनिमम वैल्यू पाई जा रही है, या ये आई वाई भी हो सकता है अगर वाई एक्सिस में मिनिमम वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया की पाई जा रही है। ठीक है, इनका जो वर्गमूल होता है, इनका जो स्क्वायर रूट होता है, उसी को हम लोग लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन करते हैं। मतलब ये के जो है एक लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन की तरह भांति उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, बट आई की जो वैल्यू होती है वो मिनिमम होनी चाहिए किसी भी डायरेक्शन में। नेक्स्ट जो आता है स्लेंडरनेस रेशियो। 2-3 चीज़ें हैं। स्लेंडरनेस रेशियो, स्लेंडरनेस रेशियो जिसे बोलते हैं तन्यता अनुपात, यही कॉलम की स्ट्रेंथ को डिसाइड करता है कि जिसकी स्लेंडरनेस रेशियो ज़्यादा हुई उसकी स्ट्रेंथ कमज़ोर हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, स्लेंडरनेस रेशियो जिसकी भी ज़्यादा हुई, अगर किसी कॉलम की स्लेंडरनेस रेशियो ज़्यादा होती है तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो मिनिमम हो जाती है। अभी स्लेंडरनेस रेशियो होता क्या है कि जो इफेक्टिव लेंथ होता है, ठीक है, इफेक्टिव लेंथ किसे बोला गया था, कैपिटल एल से कि स्मॉल एल से, बताइए। इफेक्टिव लेंथ हम लोग बोला गया था स्मॉल एल वाले को, स्मॉल एल अपॉन लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन एल बाई के। स्मॉल एल एक्चुअल लेंथ या इफेक्टिव लेंथ अपॉन जो लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन होता है, इनका जो रेशियो होता है इसी को हम लोग स्लेंडरनेस रेशियो बोलते हैं। और इसी एल बाई के रेशियो पे ही डिपेंड करता है मेरी कॉलम की स्ट्रेंथ। अगर स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू ज़्यादा हुई स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, इसकी वैल्यू कम होगी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, स्लेंडरनेस रेशियो क्या होती है, ये डिफाइन करता है मेरे स्ट्रेंथ की कॉलम को। दूसरा आता है बकलिंग फैक्टर, कि बकलिंग हो कितनी रही है या बकलिंग किस पर डिपेंड करती है। तो बकलिंग फैक्टर जो होता है वो होता है बकलिंग फैक्टर होता है, इसका भी जो रेशियो निकल जाता है, ये एक तरह का फैक्टर है। ठीक है, इसकी जो बोलते हैं हम लोग इफेक्टिव लेंथ या सॉरी इक्विवेलेंट लेंथ को हम लोग कैपिटल के से एल से दिखाते थे। इक्विवेलेंट लेंथ और लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग उसका बकलिंग फैक्टर बोलते हैं। लेकिन ये किसके लिए होता है, ये लॉन्ग कॉलम के लिए होता है। वही अगर शॉर्ट कॉलम की बात की जाए, ठीक है, या कम लंबाई वाले शॉर्ट कॉलम की बात करें या स्ट्रट्स की बात करें, तो जो बकलिंग फैक्टर की वैल्यू जाती है वो एल बाई के, मतलब इक्विवेलेंट लेंथ अपॉन लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन और इफेक्टिव लेंथ और लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन के बराबर हो जाती है। ये कब होती है, ये शॉर्ट कॉलम के लिए होती है। ठीक है, बट ये जो बकलिंग फैक्टर की वैल्यू होती है ये लॉन्ग कॉलम के लिए होती है। तो लॉन्ग कॉलम के लिए हमेशा इक्विवेलेंट लेंथ और लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन की जो रेशियो होता है उसी को हम लोग बकलिंग फैक्टर बोलेंगे। बट अगर शॉर्ट कॉलम हुआ या स्ट्रट हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ और एक्चुअल लेंथ का जो रेशियो होता है वो बराबर हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया होगा। इसके बाद एक वीडियो और आएगा जिसमें हम लोग और भी जो आगे थ्योरी हैं, जैसे क्लासिफिकेशन है कॉलम का, या आयलर फार्मूला क्या होता है, या रैंकाइन गॉर्डन फार्मूला क्या होता है, या स्ट्रेंथ कैसे कॉलम की इंक्रीज या घटाई बढ़ाई जा सकती है, उससे बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए लेक्चर के साथ फिर से पहुँच होंगे। ये एक तरह का आपको एक, क्योंकि थ्योरी है इसमें, आपका न्यूमेरिकल इसमें जो भी है वो नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है या थर्ड वीडियो में, जो भी सकता है। 2-3 वीडियो में कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। तो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो फिर उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम स्टार्ट किया जाएगा।